डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर चीजें चल रही हैं, शायद जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को अब यहां से मेंस एग्जामिनेशन को लेकर किस तरह की रणनीति बनाकर आगे चलना चाहिए, किस तरीके से मेंस को डील करना चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन चाहे 2025 का हो, है ना, या 2026 का मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों को देना है ना, तो दोनों के नजरिए से हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से एक रणनीति हम लोग डिसाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को चलकर जिस रणनीति के माध्यम से आप लोगों को यूपीएससी की मेंस परीक्षा को अपनी अंतिम परीक्षा बनाकर इस बार सिलेक्शन को हासिल करना है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का नाम ही अगर आप देखेंगे ना, तो आपको, है ना, मेंस यही है, मतलब मुख्य परीक्षा आप हिंदी में इसको बोलते हैं। मतलब बाकी सब तो खेल है, बस मेन कहानी तो यहाँ पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि 1750 नंबर का टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए, एक चीज ना आपने बड़ी जनरली सुनी होगी कि अगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो आपके तीन चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, एसे, एथिक्स और ऑप्शनल, है ना। ये आप लोगों ने टॉपर से भी बहुत बार सुना होगा, या इवन टीचर्स से भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो बात ये काफी हद तक सही, लेकिन मैं आपको इसके साथ कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं, जिसपे आप लोग अगर काम करेंगे तब जाके कहानी आप लोगों की मेंस में अच्छी रहने वाली है। सबसे पहली चीज देखिए, एसए में पिछले 3-4 साल से स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है ना। तो आप लोगों को समझना होगा कि यूपीएससी एसए के पेपर में क्या खेल कर रहा है ना। जैसे फिलोसफिकल एसे जो है यूपीएससी ने पूछने ज्यादा शुरू कर दिए हैं, उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता रहा हूं कि जीएस के पेपर में और एसए के पेपर में डिफरेंस। जीएस के पेपर में आप लोगों को फैक्ट चाहिए, आप लोगों को नॉलेज चाहिए, आप लिख के पेपर को डील कर सकते हो। बट एसए के पेपर में आप लोगों को इमोशंस चाहिए। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो अब तब आपका एसए जो है वैल्यूएटर को ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, या ज्यादा उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पे इस चीज के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपके अंदर इमोशन होने चाहिए, और उस इमोशन को आप लोगों को कॉपी पर या अपनी आंसर शीट पर उतारना है। अब एसए के अंदर अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कहीं ना कहीं पे, कि फिलोसफिकल एसे जैसे आप लोगों को लिखना है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी होगी। सबसे पहले तो सीधा फिलोसफी का ऐसे नहीं लिख सकते, आप लोगों को पहले सब्जेक्टिव ऐसे लिखने होंगे। अब सब्जेक्टिव ऐसे का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए वुमेन पर यूपीएससी ये कैसे पूछता है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर यूपीएससी ये कैसे पूछता है ना, या अर्थव्यवस्था को लेकर यूपीएससी कैसे पूछता है। तो ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। साइंस एंड टेक को लेकर यूपीएससी का कई बार ऐसे देखने को मिलता है, या लोकतंत्र को लेकर इस तरह की कोई चीजें यूपीएससी पूछ सकता है। सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उस ऐसे को लिखना है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में उसको भी लेके जाना है। तो पहले सब्जेक्टिव ऐसे लिखने का प्रयास करना होगा, उसके बाद जाकर आप लोग फिलोसफी के ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इथिक्स के अंदर सबसे बड़ा गेम ये है, लोग इथिक्स के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको ज्यादा तैयार करने के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि मार्क्स जो है इथिक्स में आते हैं अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा केस स्टडीज को अच्छे से लिखा होगा। केस स्टडीज का एक पैटर्न है, अगर आपने वो पैटर्न ड्रॉ नहीं किया है, तब आप वहां पे जाकर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस केस को मुझे किस तरीके से डील करना है। डिफरेंट डिफरेंट केस यूपीएससी पूछता रहता है, हर केस को लिखने का एक अलग तरीका होता है। लगभग 6 से 7 मेथड हैं, या टोटल 10 मेथड हैं, जिसके माध्यम से यूपीएससी ने आज तक ऐसे पूछे केस स्टडीज पूछे। तो अगर आप लोगों ने अलग अलग जो है मेथड के माध्यम से केस स्टडीज को लिख लिया है, तो वो सारे जो केस स्टडीज हैं आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। इन दोनों ही चीजों की अगर मैं बात करूं, एसे और एथिक्स की, तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने 4 एसे लिखे थे तो मार्क्स भी उस तरह के आते हैं। कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से अगर यहां से मेंस को आप देखोगे तो 25 से 30 एसे आप लोगों के लिखे होने चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि केस स्टडीज की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो मैं हमेशा ही कहता हूं जिन बच्चों का अभी टाइम है अगले साल देना है, तो उनको तो 100 से ज्यादा केस स्टडीज को सॉल्व करना चाहिए। बट अगर आप मान लीजिए अभी यूपीएससी का मेंस देते हैं, आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो लगभग 30 से 40 केस स्टडीज आपको अलग से सॉल्व करना चाहिए, लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके। और ये संख्या 50 भी हो तो बुरा नहीं होगा, इसका बेनिफिट आप लोगों को मेंस में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बात हो गई, हम लोगों ने इससे की बात की, एथिक्स की बात की। ऑप्शनल को लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। इसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने होंगे, ताकि क्योंकि जो गैप देता है यूपीएससी ऑप्शनल के पेपर में, उससे आप लोग इसको रिवाइज कर सको। आपके पास नोट्स तो वैसे मेंस के सभी पेपर के होने चाहिए। एक और चीज मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कई बार, जैसे आईआर एक सब्जेक्ट है ना, इंडियन सोसाइटी जो है एक सब्जेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है एक सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस एक सब्जेक्ट है, गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, लोग इनको नहीं पढ़ते हैं,
है ना, हिस्ट्री पे लगे रहेंगे, पॉलिटी पे लगे रहेंगे, इकोनॉमी पे लगे रहेंगे, एथिक्स को अच्छा सा कर लेंगे, बट इसको इग्नोर कर देते हैं। आप मान के चलिए इंडियन सोसाइटी में ही यूपीएससी ने 90 से 100 नंबर का पेपर पूछना शुरू कर दिया है। इतना सारा पेपर किसी सब्जेक्ट में से पूछा जा रहा हो और आपने उसको इग्नोर कर दिया हो, या फिर अगर इसको पढ़ेंगे भी तो जनरल नजरिए से महिलाओं को लेकर कोई स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे कि यूपीएससी अगर वुमेन को लेकर क्वेश्चन पूछता है, आएगा ही आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हर बार सवाल यूपीएससी इंडियन सोसाइटी में पूछता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका इस तरह के आंसर्स के लिए आपको पहले से रेडी होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, वो जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी मगर बड़ी बातें, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ये आपके ओवरऑल, अब जैसे मान लीजिए आप जीएस 1 में 80 नंबर स्कोर कर रहे हैं, पॉलिटी में मान लीजिए आप जीएस 2 में 70 स्कोर कर रहे हैं, तो ये आपको यहां तक ले जाएंगे कि आपका 100 प्लस हो जाए हर पेपर में। और यहाँ पे अगर 10-10, 20-20 नंबर हर पेपर में इंक्रीज होता है ना, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ में आप कितना ज्यादा लीड पे हो सकते हैं, है ना। ताकि इंटरव्यू में थोड़ा मार्क्स अगर कम भी मिल जाए, बोर्ड हमारा सही ना भी हो, तब भी जाकर हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाए, है ना, बहुत अच्छी रैंक से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये अगर आप चाहते हो तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर करना होगा। एक चीज मैं फिर से बता दूं, अगर मेंस में आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, आप फाइनल लेवल पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर वो बात एक आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी नॉर्मल है, सिलेक्शन लेने के लिए मेंस इंपॉर्टेंट है, रैंक को इंप्रूव करने के लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोगों ने दे दिया है, मेंस को लेकर आप लोगों को इन चीजों को लेकर काम करना है। इंटरव्यू जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बारे में भी मैं कई सारी वीडियोस आपको सामने लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी को बहुत अच्छे से अपने आयाम को लेकर जा सकते हैं, या बहुत अच्छे से आपको उसको आगे लेकर जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मेंस एग्जामिनेशन को लेकर हम लोगों ने कुछ चीजों को डिस्कस किया। एक आपको एसए पे काम करना है। कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए रिजल्ट का समय बचा हुआ है ना 1 वीक, तो हमें किस चीज पर काम करने की जरूरत। तो मेरे हिसाब से अभी आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए ऑप्शनल पर, है ना, क्योंकि ऑप्शनल आपको हर साल के लिए ही चीजें जरूरी है। ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी ऑप्शनल हो, यूपीएससी में 500 नंबर में आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जीएस के पेपर पे यूपीएससी लगभग 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं देता है ना, बट ऑप्शन में आप 100% मार्क्स भी ले सकते हो अगर आपका मैथ वगैरह का ऑप्शनल है, कुछ भी है। तो अगर ऑप्शनल पे बहुत अच्छा काम किया होगा, इस पर भी मैंने कुछ मार्कशीट देखी, जैसे इकोनॉमिक्स में एक बच्चे का मैंने शायद 335 ऑप्शनल में देखा, है ना। मैथ वालों के तो खैर ये बहुत नॉर्मल है, आते ही रहते हैं। इसलिए ऑप्शनल में यूपीएससी ने ना इवैल्यूएटर जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा रोक के नहीं रखता है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है पेपर तो आप जो है इसको अच्छी मार्किंग दे सकते हो, अच्छा स्कोर इसको दे सकते हो। वही आपको अभी अगले 1 वीक तक आप लोगों को प्रॉपर ध्यान देना है ऑप्शनल पर। अगर समय बच रहा है तो थोड़ा सा आपने एथिक्स अगर कहीं से पढ़ रखा हो तो एथिक्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। डिलाइट आईएएस पर भी आपको पता है कि एसए का बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो आप जो है उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। 12 जून से वो जो बैच है वो शुरू होने वाला है। 12 जून से हम लोग एसए की क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। लगभग 15 क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस फिलोसफिकल दोनों ऐसे के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर दूंगा, और इसी के अंदर आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, है ना, जिसका इवैल्यूएशन भी मैं आप लोगों को करके देने वाला हूं। तो ऐसे में अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर करना चाहते हैं तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास नहीं हो सकती। इवन एथिक्स और कॉम्बो बैच जो मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट आप लोगों को बोले हैं, एथिक्स प्लस कॉम्बो बैच, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपकी ये तीनों चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो जाएंगी। अगर आप अपनी मेंस की तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डिलाइट आईएएस के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। होप फॉर दी बेस्ट कि आप लोग का रिजल्ट जो है आपके फेवर में रहे। आप लोग इसी बार मेंस एग्जामिनेशन लिखें, बट अगर नहीं होता है तो अगले साल के लिए भी मेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चलना होगा। मेंस की स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट बात करते रहेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को इस बार अपने मुकाम तक लेकर जा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।